प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए JCRT द्वारा क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। उसी में हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को समझ रहे थे जो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। पूर्व के वीडियो में मैंने अति लघु उत्तरीय ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को बता दिया है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 8 से देखेंगे। तो प्रश्न 8 है आपका, मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों को स्पष्ट करें। माने मांग की लोच कितने श्रेणी में बटा हुआ है उसको बताना है। तो मांग की लोच की श्रेणियां होती है या निम्न है। पहला, पूर्ण लोचदार मांग। यहाँ देखिए आपका आ गया क्या, लोचदार। लोचदार मतलब होता है कि मूल्य का प्रभाव मांग पर यदि पड़ता है तो उसको हम लोग लोचदार कहेंगे। जैसे अगर मूल्य बढ़ गया तो मांग घट जाएगा और मूल्य घट गया तो मांग बढ़ जाएगा। तो मूल्य के घटने बढ़ने से मांग भी प्रभावित हो रहा है तो वो लोचदार वस्तु कहलाएगा। और यदि मूल्य का प्रभाव मांग पर नहीं पड़ेगा तो वैसी स्थिति में वह बेलोचदार कहलाएगा। जैसे मूल्य बढ़ गया, हम नमक हमको जितना खरीदना उतना ही खरीदेंगे, मूल्य बढ़ने से भी उतना ही और मूल्य को घटने से भी उतना ही नमक हम खरीद रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में नमक क्या हो गया, बेलोचदार हो गया। मतलब मूल्य का प्रभाव मांग पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहला है श्रेणी पूर्णतया लोचदार मांग। मतलब जब वस्तु की कीमत में थोड़ी वृद्धि से मांग घटकर शून्य हो जाए। मतलब मूल्य अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो उसका मांग घटकर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसा कि यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर अच पास आ जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा। और यदि मांग में थोड़ा सा कमी करता है, मूल्य में थोड़ा सा कमी करता है तो मांग में अनंत वृद्धि हो जाए, और मूल्य में थोड़ा सा वृद्धि करता है तो मांग घटकर शून्य हो जाए, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। इसको हम लोग सूचित करते हैं ED बराबर इन्फिनिटिव। दूसरा इसका प्रकार है पूर्ण बेलोचदार मांग। देखिए यहाँ बेलोचदार आ गया, इसका मतलब है कि बेलोचदार मतलब होता है मूल्य का प्रभाव मांग पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कीमत कितना है आपका, OP है, OP यहाँ से यहाँ तक आपका कीमत है, यहाँ से यहाँ तक, और हम लोग मात्रा कितना खरीद रहे हैं, OQ। कीमत बढ़कर OP 1 हो जाता है, इतना कीमत बढ़ गया, फिर भी हम कितना मात्रा खरीद रहे हैं, OQ ही। तो इसका मतलब मूल्य बढ़ने का मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और यदि हम OP 1 शुरू में मूल्य लेते हैं तो भी मात्रा उतना, और मूल्य अगर घट जाता है, OP हो जाता है, तो भी हम OQ मात्रा ही खरीद रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मूल्य का प्रभाव मांग पर नहीं पड़ रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, पूर्णतया बेलोचदार मांग कहलाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, कीमत में होने वाले किसी भी परिवर्तन से यदि मांग में कोई परिवर्तन ना आए, अर्थात कीमत में कमी या वृद्धि से मांगी गई मात्रा समान बनी रहे, तो इसे पूर्ण बेलोचदार मांग कहते हैं। इसको हम लोग सूचित करते हैं ED बराबर 0 से। मतलब इसका ED बराबर 0 का मतलब है कि मूल्य का प्रभाव मांग पर शून्य पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तीसरा प्रकार इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग मतलब होता है कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन हो। कहने मतलब है कि मूल्य जितना बढ़ेगा उतना ही मांग घटेगा, और मूल्य जितना घटेगा उतना ही मांग बढ़ेगा। मतलब मूल्य यहाँ से ऐसे अगर हम इसको खींच दें तो देखिए यहाँ ये दूरी और ये दूरी बराबर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, समलोचदार मांग, और इसमें ED बराबर 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग समलोचदार कहते हैं। समलोचदार कहने मतलब है कि मूल्य और मात्रा में समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं लिखा क्या है कि जब कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में समान अनुपातिक परिवर्तन हो तो इसे मांग की इकाई लोच कहते हैं। इसको हम लोग सूचित करते हैं ED बराबर 1 से। इसको समझ गए होंगे। मतलब दोनों क्या होगा, कीमत और मांग मात्रा दो है, एक ही अनुपात में परिवर्तन, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, दोनों एक ही अनुपात में। अब है सापेक्षिक बेलोचदार मांग। तो इसमें क्या है कि जब कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में अनुपात से कम परिवर्तन हो तो इसे बेलोचदार मांग कहते हैं या सापेक्षिक बेलोचदार मांग कहते हैं। इसमें ED लेस देन 1 होता है। कहने मतलब है यहाँ से अगर हम इसको वक्र खींच दें तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मूल्य का ये जो दूरी है मूल्य का वो ज़्यादा है, और मात्रा का जो दूरी है बक्सा का ये है यहाँ पर कम है। मतलब जिस हिसाब से मूल्य में परिवर्तन होगा मांग मात्रा में उससे कम अनुपात में परिवर्तन होगा,
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे सापेक्षिक बेलोचदार मांग, और इसको सूचित करते हैं ईडी लेस देन 1, मतलब मांग की लोच इकाई से कम होती है। अगला प्रकार है इसका सापेक्षिक लोचदार मांग। सापेक्षिक लोचदार मांग कहता है कि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से मांगे गई मात्रा में अनुपात से ज़्यादा परिवर्तन हो, तो इसे सापेक्षिक लोचदार मांग कहते हैं। ईडी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब यहाँ से समझ जाना है कि ज़्यादा परिवर्तन होगा, मतलब जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होगा उससे ज़्यादा अनुपात में मात्रा में परिवर्तन होगा। जैसे इसको हम लोग यहाँ से वक्र खींच लिए, तो यहाँ देख सकते हैं मूल्य में क्या हो रहा है, ये बक्सा का दूरी क्या है, कम है, और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। मतलब मूल्य में जिस अनुपात में परिवर्तन होगा मात्रा में उससे ज़्यादा अनुपात में परिवर्तन होगा तो वो सापेक्षिक लोचदार मांग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थानापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तु को परिभाषित कीजिए, उदाहरण दीजिए। देखिए तो ऐसे हम लोग समझते हैं स्थानापन्न वस्तु मतलब एक के स्थान पर दूसरा वस्तु का उपभोग करना, वैसी वस्तु को हम लोग स्थानापन्न वस्तु कहेंगे। जैसे चाय और कॉफ़ी, थम्सअप, पेप्सी, जो कोको कोला है या कोको कोला बोलिए, थम्सअप बोलिए, एक ही है, पेप्सी भी यही है, मतलब ये सभी क्या है, स्थानापन्न वस्तु। कोलगेट या फिर पेप्सोडेंट, ये स्थानापन्न, मतलब एक नहीं मिला तो उसके जगह हम दूसरा ले सकते हैं, दूसरा का प्रयोग कर सकते हैं, वैसी वस्तु स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। पूरक वस्तु मतलब एक के बिना दूसरा का काम नहीं होगा, मतलब एक के साथ दूसरा होना अनिवार्य है। जैसे कार ले लिए, उसके साथ पेट्रोल चाहिए तभी आपका कार काम करेगा, कार चलेगा। बायां पैर का जूता है, दायां पैर का जूता ही नहीं मिल रहा है तो हम लोग नहीं पहनेंगे उसको, मतलब दोनों का उपभोग नहीं करेंगे। पेन में स्याही नहीं होगा तो उसका उपभोग नहीं करेंगे, तो ये ऐसी वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, पूरक वस्तु कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा क्या है सो अब हम लोग देखते हैं। स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन्न वस्तु ऐसी वस्तुएं होती है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती, जैसे चाय और कॉफ़ी, चावल और रोटी, तो ये क्या हुआ, स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण हुआ। पूरक वस्तु, पूरक वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिनका प्रयोग एक साथ होता है, जैसे कार एवं पेट्रोल, पेन एवं स्याही, मतलब एक साथ ही लोग प्रयोग होगा तो वो पूरक वस्तु कहलाएगा। अब यहाँ देखिए मैथ आ गया आपका कि जब कोई वस्तु 5 रुपया में बिक रही थी, मतलब मूल्य कितना है, 5 रुपया, तो जो शुरू का मूल्य रहेगा उसको हम लोग P0 मानेंगे। ऐसे लिखना है आपको, P और यहाँ पर 0 लिखना है, P0 बराबर 5, मतलब शुरू का मूल्य। उसके बाद उसकी मांग कितना होती है, 100 इकाई, तो जो 5 रुपया में 100 इकाई का मांग होता है, तो यहाँ मात्रा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे Q0, कितना, 100। अब वस्तु का मूल्य बदलकर 8 रुपया हो जाती है। अब देखिए पहले 5 था, अब हो गया 8, तो जो नया मूल्य रहेगा उसको हम लोग P1 मानेंगे। P1 बराबर कितना लिखेंगे, 8, तो यहाँ लिखा हुआ है P1 बराबर 8। तो 8 रुपया पर हम कितनी इकाई खरीदते हैं, 50 इकाई। देखिए तो मूल्य देखिए 5 पर 100 इकाई खरीदते थे तो मूल्य बढ़ गया तो मात्रा तो घट जाएगा, तो 50, तो जो 50 है वो Q1 कहलाएगा, 50, यहाँ पर लिखा हुआ है Q1 50। अब हम लोग मांग का लोच का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका ये फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बट्टा क्या है, डेल्टा क्यू बट्टा पी, सॉरी हाँ, डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी गुने P0 बट्टा Q0। तो यहाँ पर हमको P0 और Q0 तो पता था, लेकिन डेल्टा P और डेल्टा Q नहीं पता है, तो डेल्टा P हम लोग निकालेंगे। डेल्टा P का फॉर्मूला हो जाएगा P1 माइनस P0, मतलब नया मूल्य को माइनस कर देंगे पुराना मूल्य से, तो नया मूल्य आपका कौन है, 8 रुपया, पुराना मूल्य कौन है, 5 रुपया, तो 8 में 5 को घटा देंगे तो डेल्टा P आपका 3 निकल जाएगा। उसके बाद डेल्टा Q निकालेंगे, तो डेल्टा Q क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो नया वाला को पुराना से घटा देना, मतलब 50 को माइनस करना है किससे, 100 से, तो आपका -50 बच जाएगा डेल्टा Q। अब इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि डेल्टा Q कहाँ है, तो -50, तो -50 यहाँ बैठा देंगे, मतलब -50। और चूँकि मूल्य और मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, जिसके कारण यहाँ पर माइनस लगा रहेगा फॉर्मूला में, तो ये माइनस फॉर्मूला का है, और यहाँ डेल्टा Q जो है आपका -50 है, बैठा दिए। उसके बाद डेल्टा P कितना निकला है, 3 निकला है, तो 3 बैठा दिए। उसके बाद है गुना P0, P0 आपका यहाँ दिया है 5, तो 5 यहाँ लिख दिए। उसके बाद है Q0 कितना दिया है, 100 लिख दिए। उसके बाद ये माइनस है, ये माइनस हट गया, और यहाँ 50 दूनी 100 हो गया।
अभी 5 को इससे गुना कर तो 5 बटा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 6 से इसको 5 को भागा लगा देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना, 0.83। अब 0.83 जो है वो क्या है, 1 से कम है। पॉइंट में आ गया, शुरू में पॉइंट लग गया, इसका मतलब 1 से कम है। तो यहाँ पर हम आंसर में लिख सकते हैं कि मांग की लोच इकाई से कम है। यदि आपका आंसर 1 आता तो लिखते मांग की लोच इकाई के बराबर है, और यदि 1 से ज़्यादा आता, जैसे 1.2 आता या 3 आता, तो हम लोग कहते हैं मांग की लोच इकाई से अधिक है। यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब है कि मांग की लोच इकाई से कम है। तो आशा करते हैं ये समझ गए होंगे आप लोग। वीडियो चूँकि लंबा हो जा रहा है ना, इसीलिए पार्ट बाय पार्ट बना रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।